नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 50 प्रश्न को कर लिया है। आगे इसमें और भी हम 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले तमस उपन्यास के प्रकाशन के बारे में जानेंगे और लेखक के बारे में जानेंगे। तमस उपन्यास के जो लेखक हैं वह है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की यह उपन्यास बहुत ही चर्चित रही और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है सन 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो हमें प्रीवियस ईयर हो या मॉक टेस्ट जब भी दे तो ऑप्शन में जो हो या उस प्रश्न से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को भी जानना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, इस उपन्यास पर भीष्म साहनी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस पर भीष्म साहनी को कब मिला था, कब से भी प्रश्न बन सकता है, या किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी, तो उनको सन 1975 ईस्वी में प्रकाशन के 2 वर्ष बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर मिली थी। यह उपन्यास जो है वह 2 खंड में है। 2 खंड में यह उपन्यास है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि यह उपन्यास कितने खंड में है? 2 खंड में। पहला खंड में क्या है? 13 प्रकरण है। दूसरा खंड में क्या है? ग्राम को यानी गांव को केंद्र में रखकर लिखा गया है। केंद्र में रखकर यानी गांव पर वह केंद्रित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अब आइए हम आते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन पर। प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। देखिए, यह तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी की, ये भारत विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों का एक यथार्थवादी और मार्मिक चित्रण उपन्यास प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। तो इनमें से जो सहायक नहीं है वह है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास करना। ये इसमें सहायक नहीं है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गारीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई? ऑप्शन है कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोरी की बाजार, बांस। तो गारीवान ने जिस सामान को नहीं लादने की कसम खाई, कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? यहाँ पर नहीं खाई है, तो गारीवान ने कसम खा ली थी कि कंपनी की औरत को वह कभी अपनी गाड़ी पर नहीं बैठाएगा, चोरी का सामान भी वह गाड़ी पर नहीं ले जाएगा और गाड़ी पर बांस भी नहीं ले जाएगा, लेकिन दुल्हन की डोली नहीं ले जाएगा, ऐसा वह कसम नहीं खाई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपरोक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन है दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाशदीप। प्रश्न अगला है, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की
अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? ऑप्शन है अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वंशिया, उसने कहा था। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा निर्वंशिया। दोस्तों राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की रचना है। कमलेश्वर यहाँ याद रखना है, कमलेश्वर। और इस रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। कमलेश्वर जो थे ये लघु कहानी इनकी है, राजा निर्वंशिया। तो साथ में इन ऑप्शनों को भी हमें याद रखना होगा। राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1957 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप चलते हो क्यों? हेलाज मेरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है और इस नाटक से संबंधित यह पंक्ति है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपरोक्त संवाद किसका है? ऑप्शन है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, विदुर। अंधा युग की ये जो पंक्ति है ये विदुर की पंक्ति है। अब हम थोड़ा सा अंधा युग पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1954 ईस्वी में। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन जब कृष्ण की मृत्यु की घटना पर यह आधारित है। महाभारत, तो इस प्रकार से इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका में संबंध है? तो ये जो कथन है वो किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? ऑप्शन है आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आषाढ़ का एक दिन। यह मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की नाटक है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है, नामवर सिंह ने सांस्कृतिक और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? ऑप्शन है प्राकृत वर्णन, संस्कृति के मिश्रण का उजागर करना, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नामवर सिंह ने सांस्कृतिक और संबंध निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित अशोक की फूल की रचना का उद्देश्य माना है कि इस रचना का उद्देश्य है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे
अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षी के समान भी वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, अनामिका मैत्री, पुष्पा। चारों ऑप्शन में चारों जो लेखक हैं वो सभी की सभी स्त्री पात्र ही है। तो ये कथन है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? ऑप्शन है खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। अगला प्रश्न, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, इसमें विचार स्वातंत्र का अभाव है, इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, इसमें विचार स्वातंत्र का अभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत के द्वारा रचित नहीं है? पुष्पदंत के द्वारा रचित रचनाएं कौन सी नहीं है? ऑप्शन है आदि पुराण, योग सार, जसहर चरियु, उत्तर पुराण। यहाँ पर कूट में देना है उत्तर, एक ऑप्शन में 2 या 3 रचनाएं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आदि पुराण जो है ये जीन सेन की है, हमने पढ़ा ही है, आचार्य जीन सेन। उत्तर पुराण यह है गुणभद्र की। अब बच गया कौन सी रचना? योगसार और जसहर चरियु, ये पुष्पदंत के द्वारा रचित है। यहाँ पूछ रहा है कि पुष्पदंत के द्वारा रचित नहीं है, तो जिस ऑप्शन में ए और 1 और 4 होगा वही ऑप्शन सही हो जाए। आइए देखते हैं, 1 और 4 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, तो ये तो सही हो जाएगा। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, तो ये हिंदी के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने कि फारसी के थे, तो यह यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 अभी तक सही हो गया। आइए हम चौथे ऑप्शन को भी देखते हैं। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, तो ये भी बात सही है कि उनकी सभा में सदैव विद्वान और कवि भरे रहते थे। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, तोरी मननी ते हिये मोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लिखी भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
उपरोक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि ऑप्शन है रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, ये सही है। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, ये भी सही है। रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, ये गलत हो जाएगा रसखान के लिए। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए, तो यह यहाँ पर सही हो जाएगा। रसखान को यह भास हुआ कि हमें सांसारिक लोगों से प्रेम करने से अच्छा है कि जिस पर गोपियां मरती हैं हम उन्हीं का ध्यान करें और उन्हीं पे हम अपना ध्यान को लगाए रखें। रसखान मोहिनी का मान मर्यादा करना चाहते थे, यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? ऑप्शन है रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। तो यहाँ जो रचना है केशवदास की, रसिक प्रिया केशवदास की है और विज्ञान गीता भी केशवदास की है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें अपनी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दे और पूरी क्लास को एंजॉय करके आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई को बोझ आपको नहीं मानना है और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। आगे आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर ही मन लगा के पढ़ेंगे तो कड़ी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस विश्वास और धैर्य के साथ आप लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है दोस्तों कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विद्या की रचनाएं कौन कौन सी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की इसमें चारों ऑप्शन में सभी रचनाएं दी हुई हैं। अब इसमें आलोचना विद्या की तो कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, दूसरा ऑप्शन है कविता कलाप कुमार संभव सार, कुमार संभव सार कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, चौथा ऑप्शन है कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता। तो दोस्तों कालिदास की निरंकुशता जो है वह आलोचना वाली रचना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हर ऑप्शन में दो दो रचनाओं का नाम दिया है। तो पहले में भी कालिदास की निरंकुशता है, लेकिन दूसरा कविता कलाप आ गया है यहाँ पर। और देखिए तीसरा ऑप्शन में कुमार संभव कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता है, लेकिन कालिदास की निरंकुशता कालिदास और उनकी कविता ही। ऑप्शन डी सही यहाँ पर हो जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये रचनाएं हैं जो कि आलोचना विधा की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? श्रीनिवास दास किन किन विधाओं में लिखे हैं? नाटक में लिखे हैं, उपन्यास में लिखे हैं, कविता में लिखे हैं या आलोचना में लिखे हैं? तो यहाँ पर कूट के अनुसार से जवाब देना है। तो लाला श्रीनिवास दास उन्होंने नाटक और उपन्यास ही लिखा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप से स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का
बोध रहता है। यहाँ पर भी दोस्तों कूट में ही उत्तर मांगा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध है? ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल बालकृष्ण शर्मा, नवीन भारतभूषण अग्रवाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रामेश्वर शुक्ल अंचल और ऑप्शन 3 बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये उत्तर छायावाद से संबंध है। 2 और 3 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, भीष्म शाहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? दोस्तों सबसे पहले ही भीष्म शाहनी जी के तमस उपन्यास से संबंधित प्रश्न से आज की वीडियो की शुरुआत हुई है। देखिए भीष्म शाहनी से संबंधित एक और प्रश्न आपके लिए आ गया है। अब इन प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। भीष्म शाहनी का ऑप्शन है, भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांतरण, अनाचार तथा तानाशाही की सामूहिक संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3। प्रश्न अगला है, गैग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? ऑप्शन है सरल और शांत लड़की थी, उद्धत और चंचल लड़की थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। तो गैग्रीन कहानी की मालती जो है वह सरल और शांत लड़की थी, चोरी से क्लास में भागने वाली भी लड़की थी। यहाँ पर ऑप्शन 2 और 4, 2 एक नहीं होगा। उद्धत और चंचल लड़की थी, सरल लड़की नहीं थी। ये उद्धत और चंचल थी और चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। ऑप्शन सी। गैग्रीन कहानी ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानी है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। तो भोला राम का जीव ऑप्शन में दिया हुआ है, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ और पिता। तो भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली जो रचना है वह है भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दोस्तों आजकल यूजीसी नेट के अंतर्गत जो प्रश्न बन रहे हैं वह प्रश्न इसी प्रकार से देखिए कैसे बन रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो आपको इसका अंदाज लग ही रहा होगा। एक प्रश्न को पढ़ने में 2-2 मिनट पढ़ के समझने में लग जा रहा है। तो इसलिए अगर आप में स्पीड नहीं रहेगा और आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर आपको लगेगा। इसलिए आपको रिवीजन करते रहना है और प्रश्न को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के समझना है। ऐसे नहीं है कि पढ़ के किसी तरह से देख लिए और किसी तरह से उत्तर को प्राप्त कर लिए। नहीं, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों प्राकृत प्रकाश जो है ये कवरुचि की है, श्रावकाचार्य ये देवसेन की है, प्रबंध चिंतामणि जैन मेरुतंग के है, कुमार पाल प्रबोध यह
सोमप्रभ सूरी की है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको देखिए 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 5 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कूट मिट गया है, तो आइए हम ऐसे ही प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अब रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। काव्य प्रकाश जो है वह चिंतामणि की है। रसराज ये किसका है? मतीराम का है। रसविलास देव की रचना है। रस सारांश यह भिखारी दास की रचना है। तो इसी प्रकार से 1 का 4, 2 का 5, 3 का 1 और 4 का 2 सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्ति यहाँ दिया हुआ है और रचनाकार के साथ आपको सुमेलित करना है दोस्तों। आइए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसको सुमेलित कर सकें। देखिए अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर दी हूँ, अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको रचना को सुमेलित करना है कि किस प्रकार से। मैं बकता नहीं हूँ, मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। यहाँ पर हो जाएगा, यह जो पंक्ति है काव्य पंक्ति ये श्रीकांत वर्मा की है। अब इस वक्त अगला है, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। यह दोस्तों ये जो पंक्ति है ये धूमिल की पंक्ति है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये जो पंक्ति है यह पंक्ति है रघुवीर सहाय की। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह जो पंक्ति है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। अब आइए अब थोड़ा सा इसको हम कूट के अनुसार से देख लेते हैं कौन सा कूट सही हो जाए। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कूट में ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष से आ गया। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है सन 1916 ईस्वी। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है सन 1912 ईस्वी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है सन 1914 ईस्वी और प्रथम रश्मि का प्रकाशन वर्ष है सन 1919 ईस्वी। तो इस प्रकार से कूट भी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और चौथा का 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर द्विवेदी जी की रचना आ गई है और उनके सन के साथ सुमेलित करना है। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना औपनिवेशिक काल से संबंधित है। पुनर्वा ये 4वीं शताब्दी से संबंधित है।
बाण भट्ट की आत्मकथा यह 6ठी शताब्दी से शुरू है। चारू चंद्रलेखा यह 12वीं 13वीं शताब्दी से है। तो इस प्रकार से कूट में सही मिलान कीजिए। ऑप्शन 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, सभी के सभी प्रश्न बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए। ना जाने कौन सा प्रश्न आपको अपने परीक्षा के टेबल पे बैठते ही टेबल और जो आपका चेयर होगा, अब तो एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो हो सकता है इन्हीं प्रश्नों से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए। तो दोस्तों धैर्य बना के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ग्रंथ का नाम है और उनके रचयिताकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रंथ है पेरीइप्सुस। यह जो ग्रंथ है इसके रचयिता है लॉन्जाइनस। द सीक्रेट वुड इसके रचयिता है T.S. इलियट। पोएट्रिक्स के रचनाकार हैं अरस्तु और बायोग्राफी लिटरेटरिया के इसके रचनाकार हैं कॉलरिज। तो इस प्रकार से कूट सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी की निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर प्रांत से सुमेलित करना है कि लोकमंचीय रूपों की प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रांत के अनुसार से इसको सुमेलित करते हैं। श्वांग यह हरियाणा का है। विदेशिया कहाँ गाया जाता है? बिहार में। माछ यह मध्य प्रदेश का है। ख्याल यह राजस्थान का है। तो इस प्रकार से इन लोक गीतों के बारे में दिया हुआ है कि कौन किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ सही कूट हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ। यहाँ पर संस्थाएं हैं और यहाँ पर उसके प्रवर्तक है। तो दोस्तों ब्राह्मण समाज के प्रवर्तक कौन थे? ब्राह्मण समाज के प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के प्रवर्तक कौन थे? मैगो रानाडे। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। सत्य शोधक समाज महात्मा फूले। तो इस प्रकार से अब नीचे कूट देख लेते हैं। कूट ए सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं दिया हुआ है, यहाँ पर प्रकाशन काल है। मोहन राकेश की डायरी। मोहन राकेश की डायरी ये 1985 ईस्वी हो जाएगा। डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी। मेरी कॉलेज डायरी वर्ष 1958 ईस्वी। एक कार्यकर्ता की डायरी सन 1975 ईस्वी। तो इस प्रकार से सही कूट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम काल क्या है?
तो दोस्तों यहाँ पर जन्म काल के अनुसार तो देखिए केशवदास दिया हुआ है, बिहारी, मतीराम, घनानंद, बिहारी, केशवदास, घनानंद, मतीराम, केशवदास, मतीराम, घनानंद, बिहारी, घनानंद, बिहारी, केशवदास, मतीराम। तो इनमें से दोस्तों सबसे पहले आते हैं केशवदास। केशवदास के बाद आएंगे आपके बिहारी, और बिहारी के बाद मतीराम आएंगे, मतीराम के बाद घनानंद आएंगे। तो इस प्रकार से सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव, बिहारी, मतीराम, घनानंद। प्रश्न अगला है, जन्म काल के अनुसार। आजकल जन्म काल से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से जन्म काल के अनुसार पूछा जा रहा है कि अब जन्म काल के अनुसार बताना है कि कौन से कवि सबसे पहले आते हैं। देखिए पूछने का तरीका, जन्म काल से संबंधित 2 प्रश्न आ गया है। इससे पहले भी एक प्रश्न हमने देखा था, अब आ गया क्या, तो जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, सूर, तुलसी, जायसी, रहीम, सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम, जायसी, तुलसी, रहीम, सूरदास। तो सबसे पहले दोस्तों आएंगे सूरदास, सूरदास के बाद आएंगे सूरदास, सूरदास, उसके बाद आएंगे जायसी, जायसी के बाद आने वाले जो कवि हैं वे हैं तुलसी, तुलसी के बाद रहीम, रहीम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सूर, जायसी, तुलसी, रहीम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन काल। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी एक लेखक को ले लिया गया और वहाँ पे पूछ रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनके सही सभी नाटकों में से नाटक ले लिया है और पूछा जा रहा है कि उनका अनुक्रम क्या है। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुक्रम आइए हम देख लेते हैं। वही प्रश्न पूछा जा रहा है तो देखना तो पड़ेगा ही। तो देखिए यहाँ पर द्रौपदी है, तो द्रौपदी इनका सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, रति का कंगन, ये सही अनुक्रम नहीं है, 8वां सर्ग है। तो द्रौपदी के बाद 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, यह सही होगा, लेकिन रति का कंगन है इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसीलिए 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, रति का कंगन, द्रौपदी, 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, 8वां सर्ग, रति का कंगन। चारों ऑप्शन को हमने देख लिया है दोस्तों। अब चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही उत्तर है कि द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रति का कंगन, यह उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। उपन्यास का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम, मानस का हंस, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। दूसरा ऑप्शन में है भूले बिसरे चित्र, गर्म राख, मानस का हंस, टेराकोटा। तीसरा ऑप्शन है गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। ऑप्शन चौथा है टेराकोटा, गर्म राख, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ संस्मरण कृति है तो इनका सही अनुक्रम देखना है। स्मृतिकरण, लिख अलिख, वन तुलसी की गंध, हम हसमत। हम हसमत दूसरे ऑप्शन में है, स्मृतिकरण, लिख अलिख, वन तुलसी की गंध। ऑप्शन तीसरा में है वन तुलसी की गंध, लिख अलिख, स्मृतिकरण, हम हसमत। चौथा ऑप्शन में है स्मृतिकरण, हम हसमत, लिख अलिख, वन तुलसी के गंध। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृतिकरण, हम हसमत, लिख अलिख, वन तुलसी की गंध, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम।
ऑप्शन है पहला काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। दूसरा ऑप्शन ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। चौथा ऑप्शन में है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सही हो जाएगा नाट्यशास्त्र। रचना काल के दृष्टि से सही रचनाओं का अनुक्रम होगा नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। अब यहाँ पर प्रश्न अगला है, स्थापना और तर्क से दिया हुआ है। स्थापना में है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं देखती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तर्क में दिया हुआ है कि वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है पर 100 नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्रानुमोदित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, लेकिन ए का तर्क जो बी है वह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तर्क में है कि केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए भी सही है स्थापना और तर्क भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही और आर सही। प्रश्न अगला है, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क में पूछा जा रहा है उसकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो यहाँ पर ए गलत हो जाएगा, लेकिन तर्क जो है वह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए गलत और आर सही। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न अगला है, बिंबवाद के शब्दों में कम खर्ची भाषा में समासम गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से आधिकारिक अर्थ व्यंजन को महत्व दिया गया है। तर्क है, बिंबवाद के समर्थकों का मानना है कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है चार। इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुनना है कि ए सही है और आर गलत है। तो ये ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन ए ही विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है, स्थापना कला का आस्वादन युग निरपेक्ष नहीं होता। तर्क, शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ स्थापना और तर्क दोनों गलत है। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि स्थापना में है, यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई। तर्क में है, कल्पना काव्य की अनिवार्य साध्य है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।